बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज अल्फ़ा एंड बीटा एरर्स। अब इनको समझने से पहले आपको हाइपोथेसिस का पता होना ज़रूरी है। हाइपोथेसिस इज कॉल्ड मफरूज़ा। अब नल हाइपोथेसिस में आपने क्या पढ़ना है, आपने एक बात याद रखना है कि रिस्क फैक्टर से डिजीज़ होता है या एक्सपोजर से आउटकम होता है। ठीक हो गया। और हम ये देखते हैं कि रिस्क फैक्टर और डिजीज़ में कोई एसोसिएशन है या नहीं। अगर रिस्क फैक्टर और डिजीज़ में कोई एसोसिएशन नहीं है, दैट मीन्स दैट इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। सच टाइप ऑफ हाइपोथेसिस इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस एंड दिस इज शोन बाय H0। क्लियर। और अगर आप रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च के अंदर रिस्क फैक्टर से डिजीज़ के दरमियान एसोसिएशन आ रही है, कोई ना कोई एसोसिएशन है, मतलब कोई ना कोई रिलेशनशिप है या कुछ ना कुछ फ़र्क पैदा हो रहा है रिस्क फैक्टर से डिजीज़ की तरफ। तो अगर कुछ फ़र्क पैदा हो रहा है, कोई रिलेशनशिप है, कोई एसोसिएशन है बिटवीन रिस्क फैक्टर एंड द डिजीज़, दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस के अंदर क्या होता है कि एसोसिएशन नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने एक स्टडी परफॉर्म की है, जब आपने स्टडी कंप्लीट की तो पता लगा कि जो आप स्टडी कर रहे थे उसमें जो एक्सपोजर है वो आउटकम नहीं करवा रहा। एक्सपोजर और आउटकम में कोई एसोसिएशन नहीं है। इसका मतलब है कि आपने क्या प्रूव किया कि आपकी जो स्टडी थी वो नल हाइपोथेसिस थी। ठीक हो गया। और रियलिटी के अंदर भी कोई एसोसिएशन नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, आप ये मानोगे कि हमारी स्टडी के अंदर कोई एसोसिएशन नहीं है, यानी हमारी स्टडी के अंदर नल हाइपोथेसिस प्रूव हो रहा है। तो हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करना बल्कि उसको एक्सेप्ट करना है। लेकिन अगर आप स्टडी करते हैं, स्टडी के अंदर पता लगता है कि आपको कोई एसोसिएशन मिल रही है, दैट मीन्स दैट नल हाइपोथेसिस नहीं है। नल हाइपोथेसिस तो ये बताता है कि कोई एसोसिएशन नहीं है, लेकिन आपने स्टडी की है उसमें एसोसिएशन मिल गई है, इसका मतलब है नल हाइपोथेसिस नहीं है। और आपने क्या करना है, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है। तो ये होती है बेसिक स्टडी। तो ये आपने रट्टा मार लेना है। व्हाट इज पी वैल्यू? पी वैल्यू इज द प्रोबेबिलिटी वैल्यू। पी वैल्यू हमें ये बताती है कि जो आपके रिजल्ट है वो तुक्के से या बाई चांस से नहीं आए, बल्कि कोई ना कोई एसोसिएशन से ही आए हैं। क्लियर। ठीक हो गया। The probability of obtaining result at least as extreme those observed during the test, assuming that H0 is correct। H0 क्या है? null hypothesis इज करेक्ट। नल हाइपोथेसिस करेक्ट होने का मतलब है कि कोई एसोसिएशन नहीं है। मतलब है पी वैल्यू ये बताती है कि आपकी स्टडी का जो रिजल्ट आया है वो बाय चांस नहीं आया, बल्कि कोई ना कोई एसोसिएशन की वजह से आया है। अब जो पी वैल्यू होती है वो 0.05 रखी जाती है। ऐसी स्टडी जिनकी पी वैल्यू 0.05 से कम है, इसका मतलब है कि जो 5% जो रिजल्ट्स हो गए वो बाय चांस आएंगे, और जो 95% रिजल्ट है वो कोई ना कोई एफर्ट या एसोसिएशन से आएंगे। तो ये आपने रट्टा मारना है। अब व्हाट इज द करेक्ट रिजल्ट? करेक्ट रिजल्ट ये बताता है कि अगर आपने कोई स्टडी की है, स्टडी के अंदर आपको कोई फ़र्क या एसोसिएशन मिला है और रियलिटी के अंदर भी डिफरेंस एग्जिस्ट करता था, रियलिटी में भी एसोसिएशन थी और आपको भी एसोसिएशन मिली है, तो आपने क्या करना है, आपको तो एसोसिएशन मिल गई ना, तो आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को फेवर देनी है। लेकिन अगर रियलिटी के अंदर कोई एसोसिएशन नहीं है और आपने स्टडी की है उसमें भी कोई एसोसिएशन नहीं है, तो उसका मतलब है नल हाइपोथेसिस प्रूव हो रहा है, क्योंकि कोई एसोसिएशन है ही नहीं। तो आपने इस केस में क्या करना है, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करना बल्कि कहना है कि तू ही सही है। क्लियर। तो अब इस डायग्राम को देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी स्टडी है वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देती है, लेकिन रियलिटी में क्या है, रियलिटी में भी नल हाइपोथेसिस अप्लाई नहीं होता बल्कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस अप्लाई होता है। तो इसका मतलब है हमने रिजल्ट बिल्कुल सही निकाले है, और जो हमारी जो रिजल्ट होता है उसकी जो पावर होती है दिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल पावर, और उसका फार्मूला होता है 1 - बीटा। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने स्टडी की है, स्टडी में पता लगा कि रिस्क फैक्टर और डिजीज़ में एसोसिएशन है, यानी आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन रियलिटी के अंदर
रियलिटी के अंदर एसोसिएशन थी ही नहीं। आपने स्टडी की, आपको स्टडी के अंदर एसोसिएशन मिली है, लेकिन रियलिटी में तो एसोसिएशन थी ही नहीं। मतलब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। क्लियर? लेकिन आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, हालांकि रियलिटी में नल हाइपोथेसिस साबित हो रहा था। तो दिस इज़ द टाइप 1 एरर विच इज़ द अल्फा एरर। अब इसको मिक्स उल्टा करते हैं। आपने स्टडी की है, स्टडी के अंदर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हो रहा, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हो रहा मतलब वो एक्सेप्ट हो रहा है। जब वो एक्सेप्ट हो रहा है तो उसका मतलब है कोई एसोसिएशन नहीं है। ठीक हो गया, कोई एसोसिएशन नहीं है। यानी अगर कोई एसोसिएशन आपको स्टडी में नहीं मिल रही, हालांकि वो एसोसिएशन रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती थी, मतलब आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं किया, हालांकि उसको करना चाहिए था क्योंकि वो अप्लाई नहीं हो रहा रियल लाइफ में। दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड बीटा एरर या टाइप 2 एरर। तो स्टार्ट करते हैं अल्फा एरर या टाइप 1 एरर। तो अल्फा एरर के अंदर आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, हालांकि वो बिल्कुल सही था, ट्रू था। नल हाइपोथेसिस ट्रू था लेकिन आपने उसको झुटला दिया, रिजेक्ट कर दिया। लेमैन टर्म में बताओ तो उसको बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब है कि जो टेस्ट था वो पॉजिटिव आ गया लेकिन डिजीज़ तो था ही नहीं, तो इसको सिंपल बोलूँगा फॉल्स पॉजिटिव एरर कि टेस्ट पॉजिटिव था लेकिन डिजीज़ असल में था ही नहीं, तो टेस्ट इज़ फॉल्स पॉजिटिव। और इसकी जो सिग्निफिकेंस है उसको देखने के लिए जो प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं, दिस इज़ द अल्फ़ा। ठीक हो गया, अल्फ़ा। क्लियर? और रट्टा मारना कि जो अल्फ़ा 1 एरर की जो सिग्निफिकेंस होती है या इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, दिस इज़ अल्फ़ा। यानी टाइप 1 एरर की जो प्रोबेबिलिटी है दिस इज़ अल्फ़ा और ये 0.05 रखी जाती है और आपकी जो रिसर्च है वो 0.05 से कम होनी चाहिए। ठीक हो गया, तब आपका रिजल्ट क्या होगा? सिग्निफिकेंस होगा। मतलब अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 0.05 से कम है देन एज्यूमिंग H0 इज़ ट्रू, मतलब अगर आप ये एज्यूम कर भी लो कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है तो जो प्रोबेबिलिटी है टाइप 1 अल्फ़ा एरर की वो होने के चांसेस ना होने के बराबर है। मतलब आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए? वो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.05 से कम होनी चाहिए, क्योंकि इसी केस में आप टाइप 1 एरर को रिजेक्ट करोगे और नल हाइपोथेसिस को जो रिजेक्ट कर दोगे एज फॉल्स, क्योंकि वो प्रूव नहीं होता। ठीक हो गया, तो ये स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस का था, तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अब इसकी एग्जांपल है कि एक दफ़ा एक गांव में एक बच्चा ने भेड़ की आवाज़ निकाली, भेड़ नहीं बल्कि भेड़िया की आवाज़ निकाली। ठीक है, आवाज़ तो भेड़िया जैसी थी और जो टाउन वाले थे उन्होंने ये बिलीव किया कि कोई भेड़िया आ गया है, हालांकि भेड़िया नहीं था। ठीक है, रियलिटी में भेड़िया नहीं था लेकिन उन्होंने बच्चे की आवाज़ को भेड़िया समझ लिया। दिस इज़ कॉल्ड फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, एक बात रट्टा मारना कि हम नल अल्टरनेट हाइपोथेसिस को कभी प्रूव नहीं कर सकते, मतलब हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को नहीं छेड़ेंगे। हाँ, अलबत्ता हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं या एक्सेप्ट कर सकते हैं। सही हो गया, तो हम हमेशा नल हाइपोथेसिस को ही छेड़ेंगे। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। क्लियर? तो इसकी जो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस होती है दिस इज़ द अल्फ़ा। क्लियर? ठीक हो गया। और एक बात रट्टा मारना कि अगर स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ज़्यादा होगी तो बीटा एरर होने के चांसेस कम है, यानी अगर अल्फ़ा ज़्यादा होगा तो बीटा एरर होने के चांसेस कम है और बीटा एरर के चांसेस कम है तो स्टैटिस्टिकल पावर बढ़ेगी। कैसे? अब पढ़ते हैं बीटा एरर। बीटा एरर ये बताता है कि आपको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना चाहिए था लेकिन आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं किया। नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं किया मतलब आप ये मानते हो कि कोई एसोसिएशन नहीं थी लेकिन रियलिटी में एसोसिएशन एग्जिस्ट करती थी। ठीक हो गया? क्लियर? तो ये आपने रट्टा मारना है। सही है, तो इसमें का मतलब ये है कि ये स्टेट करना कि कोई इफ़ेक्ट या डिफरेंस नहीं है, यानी ये मानना कि नल हाइपोथेसिस बिल्कुल ठीक है, ट्रू है, हालांकि एसोसिएशन मौजूद थी, तो आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं किया जो कि आपको करना चाहिए था। दिस इज़ कॉल्ड फॉल्स नेगेटिव एरर। फॉल्स नेगेटिव का मतलब है कि टेस्ट नेगेटिव है लेकिन डिजीज़ फिर भी मौजूद है, एसोसिएशन मौजूद थी लेकिन आपने ये प्रूव नहीं की। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सेकंड टाइम था बॉय क्राई वुल्फ के सेकंड टाइम जो लड़का था उसने भेड़िया की आवाज़ निकाली लेकिन टाउन ने ये बिलीव किया कि देयर इज़ नो वुल्फ, हालांकि इस बार कोई भेड़िया आया था। क्लियर?
ठीक हो गया, तो ये बात रट्टा मार लेनी है। अब जो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है टाइप 2 एरर की, वो होती है बीटा एरर। ठीक हो गया, बीटा एरर। और जो बीटा होता है वो स्टैटिस्टिकल पावर से होता है। बीटा एरर तो ये कहते हैं कि एसोसिएशन मौजूद थी लेकिन आपने प्रूफ नहीं की। इसको उल्टा कर दो, एसोसिएशन मौजूद थी और आपने प्रूफ कर दी। ठीक हो गया, तो ये होता है पावर होती है। क्लियर। तो जो पावर होती है वो 1 माइनस बीटा होती है। क्लियर, सही हो गया। अब पावर को बढ़ाना है या बीटा एरर को कम करना है, कैसे? आप सैंपल का साइज़ बढ़ा दो, पावर बढ़ जाएगी। अगर आप इफेक्ट का साइज़ बढ़ा दो कि कितना इफेक्ट आ रहा है, पावर बढ़ जाएगी। अगर आप इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन को विच इज़ कॉल्ड रिलायबिलिटी वो बढ़ा दो, पावर बढ़ जाएगी। अगर आप अल्फा एरर को बढ़ाओगे, सिग्निफिकेंस को बढ़ाओगे, अगर आप अल्फा सिग्निफिकेंस को बढ़ाओगे तो बीटा सिग्निफिकेंस कम हो जाएगी एंड 1 सेकेंड पावर बढ़ जाएगी। अगर आप आउटकम जो नतीजा है उसकी वेरिएबिलिटी को कम करोगे, पावर बढ़ जाएगी। बस रट्टा मारना। जनरली अगर टाइप 1 एरर ज़्यादा होगा तो टाइप 2 एरर के चांसेस कम हो गए। मतलब अगर फॉल्स पॉजिटिव ज़्यादा है तो फॉल्स नेगेटिव कम मिलेंगे आपको, क्योंकि सारे वो फॉल्स पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए। दिस इज़ द ईजीएस्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये हो गया। तो कंपेयर करते हैं टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 अल्फ़ा, टाइप 2 बीटा। टाइप 1 में क्या हुआ था, व्हाट हैपन्स, आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, फॉल्स पॉजिटिव। टाइप 2 के अंदर आपने क्या किया, आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं किया, मतलब आपने फॉल्स नेगेटिव को एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर। तो ये रट्टा मारना है। अब इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इसको ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं कि आप अल्फ़ा को स्मॉल रखें, 0.05 तक रखें। क्लियर, ठीक हो गया। और बीटा एरर को कैसे कम कर सकते हैं? आप सैंपल का साइज़ बढ़ाए या पावर को बढ़ा दे। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो दिस वाज अल्फ़ा एंड बीटा एरर। इसके बाद स्टैटिस्टिकल वर्सेस क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। क्लियर। तो स्टैटिस्टिकल में आ जाएगा कि स्टैटिस्टिकल जो आपने स्टैटिस्टिक्स से साबित किया है उसमें ये बताया है कि कितने % चांस है स्टडी के एज़ कंपेयर टू बाई चांस। क्लियर, ठीक है। मतलब अगर आपके जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.05 या 5% से कम है तो इसका मतलब है कि 5% बाई चांस रिजल्ट मिले हैं, 95% आपको कोई स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस की वजह से मिले हैं। ठीक है। अगर स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि लो प्रोबेबिलिटी है कि रिज़ल्ट आपके बाई चांस मिले हैं और आपने कोई ना कोई एफर्ट मारी है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का मतलब है कि किसी एक चीज़ का ट्रीटमेंट के ऊपर कितना फ़र्क पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल, एक दवाई बीपी को 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कम कर रही है, दूसरी दवाई 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी को कम कर रही है। तो जो पहली दवाई थी जो ज़्यादा कम करती है वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है, मतलब ट्रीटमेंट आउटकम पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक हो गया। ऐसे इंटरवेंशन जिनकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ज़्यादा होती है उनका पेशेंट के ऊपर आउटकम ज़्यादा अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो बीपी को कम करेगी ज़्यादा, तो वो ज़्यादा अच्छी होती है। क्लियर। कुछ स्टडीज़ ऐसी है जिनकी स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस हाई है कि एसोसिएशन है, लेकिन उनका जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है वो रिलेटिवली कम है। तो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस इज़ नॉट इक्वल टू द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। ओके, क्लियर। तो ये बात आपने याद रख लेनी है कि ये बराबर नहीं होते। अब लास्ट चीज़ रह गई है पी वैल्यू। तो पी वैल्यू मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग द रिजल्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग द रिजल्ट इफ द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू होता है, नल हाइपोथेसिस ट्रू होता है, ट्रू होने का मतलब है कोई एसोसिएशन नहीं है, तो कितने चांस है इस प्रोबेबिलिटी के, कि कितने % चांस है कि आपकी स्टडी के अंदर कोई एसोसिएशन नहीं है। तो अगर ये पी वैल्यू आपकी 0.05 से या 5% से कम होती है, इसका मतलब है कि आपके जो स्टडी के अंदर 4% या 3% चांस बाई चांस हुई है और बाकी आपके एफर्ट की वजह से हुई है। तो दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ, हाउ लाइकली आर द डाटा अंडर द नल हाइपोथेसिस।
क्लियर। अगर आपकी जो पी वैल्यू होती है वो अगर 0.05 से कम हो जाती है, इसका मतलब है एसोसिएशन मौजूद थी। एसोसिएशन मौजूद थी तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करोगे और स्टडी क्या होगी, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होगी। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है वो 0.05 से कम होनी चाहिए। क्लियर। अगर आपकी पी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा है, इसका मतलब है आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सके, यानी कोई एसोसिएशन नहीं है और ये स्टडी सिग्निफिकेंट नहीं है। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। फिर इसके बाद कॉन्फिडेंस इंटरवल है। कॉन्फिडेंस इंटरवल आर द रेंज ऑफ वैल्यूज अराउंड द मीन, जिसमें हमारा जो ट्रू मीन है पॉपुलेशन का वो उस रेंज में फॉल करे। ठीक हो गया। एक वो रेंज जिसमें जो ट्रू पॉपुलेशन मीन है, जो एक पॉपुलेशन का ट्रू मीन था, वो उस रेंज में फॉल करे। दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल। दीज आर द रेंज ऑफ वैल्यूज अराउंड द सैंपल एस्टीमेट, और उस सैंपल एस्टीमेट में या उस रेंज के अंदर पॉपुलेशन का ट्रू मीन भी हो और ये हम एक कॉन्फिडेंस के साथ कहेंगे। और जो ज़्यादातर कॉन्फिडेंस यूज़ होता है 95% कॉन्फिडेंस यूज़ होता है। 95% कॉन्फिडेंस का मतलब है कि हम 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हैं अराउंड अ मीन। क्लियर। ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा। अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल नैरो है, इसका मतलब है आप प्रीसाइज स्टडी कर रहे हैं। ठीक हो गया। मतलब है कि अगर हम सैंपल साइज को बढ़ाएंगे तो प्रीसिजन बढ़ जाएगी और कॉन्फिडेंस इंटरवल नैरो हो जाएगा। अगर हम सैंपल साइज को कम कर रहे हैं तो प्रीसिजन भी कम हो रही है और कॉन्फिडेंस इंटरवल वाइड हो जाएगा। तो जो होता है नैरो कॉन्फिडेंस इंटरवल, जो नैरो कॉन्फिडेंस इंटरवल है जिसने ट्रू पॉपुलेशन मीन को भी कैरी किया है, इसका मतलब है वो ज़्यादा प्रीसाइज है, ज़्यादा रिलायबल होता है। क्लियर। सही हो गया। अब इनमें क्या रिलेशनशिप होता है, अगर 95% कॉन्फिडेंस से हम जो कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते हैं और उसमें नल वैल्यू इंक्लूड नहीं है, नल वैल्यू का मतलब है कि जो मीन है वो 0 को निकाले, ओड रेशो और रिलेटिव रिस्क 1 को निकाले। दीज आर द नल वैल्यूज़ जिनको आपने निकालना है। नल वैल्यूज़ क्या है कि जो मीन डिफरेंस है वो 0 हो या OR या रिलेटिव रिस्क 1 हो। अगर आपका 95% से कॉन्फिडेंस से निकाला हुआ इंटरवल नल वैल्यू को एक्सक्लूड कर दे तो उसका मतलब है स्टडी इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। डैट मीन्स डैट कि जो पी वैल्यू है वो 0.05 से कम हो गई है। क्लियर। ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो ये था हमारा पी वैल्यू एंड द कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो अगर आपकी पी वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी उतना ज़्यादा आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। दूसरा, कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारा नल वैल्यू को निकालता है। तो स्टडी क्या है, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंस। तो अगर मैंने स्टडी को स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट बनाना है तो जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो नल वैल्यू को निकाल दे या फिर पी वैल्यू 0.05 से कम हो जाए। फिर मैंने सैंपल साइज़ का भी बता दिया कि उसका इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। क्लियर। अब लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया है हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टेप के। हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के क्या स्टेप्स होते हैं। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ से कुछ आएगा, तो कोई नहीं, कुछ ना कुछ तो देख ही लेते हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। एक मफरूज़ा वगैरह आपने बनाया विच इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस, फिर उसको टेस्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं। हाइपोथेसिस मैंने एक्सप्लेन किया था कि हाइपोथेसिस 2 तरह का होता है। जो नल हाइपोथेसिस होता है जिसको हम H0 कहते हैं, ये एज्यूम करता है कि कोई इफ़ेक्ट या कोई डिफरेंस या कोई एसोसिएशन नहीं है, जबकि अल्टरनेट हाइपोथेसिस बताता है कि कोई इफ़ेक्ट या डिफरेंस या एसोसिएशन ऑब्जर्व है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने हाइपोथेसिस बनाना है। अब हाइपोथेसिस 2 टाइप का होता है, नल या अल्टरनेट हाइपोथेसिस। दूसरा आपने क्या करना है, सिग्निफिकेंस लेवल स्टडी करनी है, सिग्निफिकेंस लेवल चूज़ करना है। सिग्निफिकेंस लेवल इज कॉल्ड अल्फ़ा, और अल्फ़ा कितना होता है, दिस इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 अल्फ़ा एरर। तो ये 0.05 या 5% होता है। मतलब आप 5% चांस है कि आप टाइप 1 एरर करोगे विच इज़ द फॉल्स पॉजिटिव। जो 95% है उसका मतलब है कि आप ट्रू पॉजिटिव रहोगे, लेकिन जो 5% है वो फॉल्स पॉजिटिव है। तीसरा काम क्या करना है, आपने सिलेक्ट करना है स्टैटिस्टिकल टेस्ट को। स्टैटिस्टिकल टेस्ट को कैसे सिलेक्ट करना है, अगर आपके पास क्वांटिटेटिव डाटा है, क्वांटिटेटिव डाटा है तो उसके लिए कौन से टेस्ट मैंने बताए थे। क्वांटिटेटिव डाटा है और 2 ग्रुप है तो टी टेस्ट
3 ग्रुप है तो एनोवा। अगर क्वालिटेटिव डाटा है तो उसके लिए अगर आपके पास सैंपल साइज थोड़ा है तो फिशर एग्जैक्ट टेस्ट, और अगर ज़्यादा है तो काई स्क्वायर टेस्ट, या फिर आप कोरिलेशन या रिग्रेशन भी कर सकते हैं। चौथा स्टेप है आपने डाटा को कलेक्ट करना है। डाटा को कलेक्ट किया, ठीक हो गया, फिर आपने क्या किया, फिर आपने उसकी एनालिसिस किया यूजिंग SPSS सॉफ्टवेयर। फिर आपने क्या किया, पी वैल्यू डिटरमिन किया है विच इज़ द प्रोबेबिलिटी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द एक्सपेक्टेड रिजल्ट इफ द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। और आपने पी वैल्यू को अल्फा एरर से कंपेयर करना है। अगर आपकी पी वैल्यू अल्फा एरर से कम आ गई तो इसका मतलब है नल हाइपोथेसिस गया और स्टडी क्या हुई, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट हुई है। और अगर पी वैल्यू से ज़्यादा आ गई इसका मतलब है कि आप रिजेक्ट नहीं कर सके नल हाइपोथेसिस को और आपकी स्टडी बिल्कुल बेकार है। फिर आपने डिसीजन करना है। 7वां स्टेप क्या है, डिसीजन करना है कि अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ है तो इसका मतलब है अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है। लेकिन अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब है एसोसिएशन साबित नहीं हुई। और लास्ट में आपने रिजल्ट्स को रिपोर्ट करना है। तो ये था स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग।